हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और न्यूमेरिकल पीएटी की 2021 की परीक्षा में पूछे गए। दोस्तों, जो भी छात्र पीएटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, हमारे चैनल पर पुराने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं इन सभी परीक्षाओं की, जैसे कि पीएटी का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, पीवीएफटी का एग्ज़ाम हो गया, पीएनएसटी का एग्ज़ाम हो गया। स्पेशली दोस्तों हम फिजिक्स पर ज़्यादा वर्क करते हैं, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और जानेंगे इन न्यूमेरिकल को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा न्यूमेरिकल है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की किरण एक समतल पृष्ठ पर आपतित होती है। यदि परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों तो आपतन कोण होगा। दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि एक प्रकाश की किरण है, ठीक है। ये हमारा समतल पृष्ठ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? समतल पृष्ठ हो गया, ठीक है, समतल पृष्ठ हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। इस समतल पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण ये आपतित हुई, ठीक है, और फिर ये परावर्तित हो गई। तो ये हो गया हमारा आपतन कोण, ठीक है, और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण, ठीक है। और दोस्तों, यह जो किरण है, यह किरण रिफ्लेक्ट भी हो रही है, सॉरी अपवर्तित भी हो रही है, ठीक है। इस समतल से यह किरण अपवर्तित भी हो रही। तो यह हो गया दोस्तों अपवर्तित किरण। यह क्या हो गई? अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर देखिए, समझिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य दी है 6000 एंगस्ट्रॉम दी है, ठीक है, इस प्रकाश किरण की लाइट रेज है आपकी। और यहाँ पर आपका जो अपवर्तन कोण होगा, यह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए ए एंगल और ए एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने आई आई लिख दिया, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट एंगल होता है और यह आपका रिफ्लेक्टिव एंगल होता है, ठीक है, परावर्तित कोण। अब यहाँ कहा जा रहा है यदि परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों। ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है, अगर यह दोनों कैसी हो? लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री के एंगल बना रही हों, तो आपतन कोण होगा। तो ये जो आपतन कोण है दोस्तों, ये वाला जो आपतन कोण है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है, मतलब आई हमसे पूछा गया है, ठीक है। इस समतल पृष्ठ का जो म्यू है कितना है? √3 है, √3, ठीक है। इस म्यू को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अपवर्तनांक बोलते हैं। इस समतल पृष्ठ का जो अपवर्तनांक है वह कितना है? म्यू इक्वल टू √3। देखिए, हम जानते हैं स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम कहता है कि किसी भी पृष्ठ का अपवर्तनांक, स्नेल का नियम क्या कहता है? किसी भी पृष्ठ का अपवर्तनांक उस पृष्ठ पर आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात होता है। अपवर्तन कोण की जया मतलब दोस्तों साइन, ठीक है। ये क्या है? अपवर्तनांक। ये क्या है? अपवर्तनांक। चलिए देखिए, म्यू इक्वल टू आपतन कोण, मतलब आपतन कोण आपका जया बोलना मतलब साइन आपतन कोण आई, ठीक है, और अपवर्तन कोण साइन आर, अपवर्तन कोण आर है। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इस परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का जो एंगल है वह कितना है?
90 डिग्री, ठीक है। आई प्लस आर कितना है 90 डिग्री। देखिए अगर ए 90 है तो इन दोनों एंगल का सम भी 90 होगा, ठीक है, क्योंकि इस सीधी रेखा पर जो एक कोण बनेगा पूरा ये 180 होगा, तो 90 ए हो गया और 90 ए हो गया। तो आर यहाँ से कितना आ गया आपका 90 माइनस आई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, साइन आई और साइन 90 माइनस आई, इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन आई और ये साइन 90 माइनस आई कितना हो जाएगा कॉस आई, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इसको मैंने कॉस आई लिख दी। ये कितना है आपका √3 है, म्यू कितना है √3, ये हमारा √3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, मतलब यहाँ आई है तो टेन आई, ठीक है। अब टेन का जो मान है वह √3 का वो होता है जब थीटा इक्वल टू कितना हो, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो टेन कितना होता है, टेन कितना होता है √3। तो यहाँ पर थीटा कितना 60 डिग्री हो तो टेन कितना होता है √3। तो टेन आई यहाँ √3 है, ठीक है, मतलब ये आई कितना होगा, या आई जब 60 डिग्री होगा तब ये √3 होगा। तो आई आपका आ गया 60 डिग्री, यह हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो दोस्तों इसको मैं साफ कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी। हमसे यहाँ पर एक आवृत्ति पूछी हुई है। हम जानते हैं आवृत्ति इक्वल टू होता है c/λ, प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये जो प्रकाश की चाल c होती है कितना होती है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, ठीक है। और लैम्डा में कितना दिया है दोस्तों, लैम्डा में दिया है 3000, कितना दिया है 3000। अब देखिए यहाँ एंगस्ट्रॉम है तो इस एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10, 10 की घात -10। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10। तो एंगस्ट्रॉम की जगह आप ये लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये घात माइनस में है, ठीक है, माइनस में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली संख्या में एज इट इज लिख देता हूँ। ये जो घात है जब ऊपर जाएगी, इसको जब हम 10/10 को ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। जब संख्याएं समान हो तो उनकी घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो अभी हमें जोड़ना नहीं है, अभी हमें एक काम और करना है। ये डिवाइड में अब नीचे बचा 3000, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर बचा आपका 1000, ठीक है। मतलब ऊपर 10 की घात 8 गुणे 10 की घात 10, नीचे ये 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1000 है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3, मतलब इसको लिख दो 10 की घात 3। तो भाग में घातें क्या होती हैं, भाग में जो घात है वह घटती है। तो 10 की घात 8 में जब आप 10 की घात 3 का भाग देंगे तो घातें घट जाएंगी। 8 में से 3 गए तो कितना बचा 10 की घात 5, और यहाँ पर कितना है 10 की घात 10। गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो 10 और 5 15, ठीक है। देखिए ये जो आवृत्ति है हमारी, ये जो आवृत्ति है, आवृत्ति हमारी किस में आएगी हर्ट्ज में आएगी, Hz में, ठीक है। तो ये है आपका 10 की घात 15 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम गीगाहर्ट्ज के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, गीगाहर्ट्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 6
गीगा हर्ट्ज। ठीक है, देखिए 6 और 9 की कितना होता है 15, तो 10 की घात 6 प्लस 10 की घात 9, और ये 10 की घात 9 कितना होता है, इस गीगा होता है, जी कितना होता है 10 की घात 9, तो इसको हमने क्या लिख दिया 10 की घात 6 गीगा और ये हर्ट्ज। ठीक है, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो 10 की घात 6 इंटू 10 की घात 9 हर्ट्ज, 10 की घात 9 को हमने गीगा लिख दिया और ये 10 की घात 6, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए ये भी हमारा आंसर है और ये भी आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल लेंस की बात हो रही, किसकी, अवतल लेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इसकी जो फोकस दूरी है वह कितनी दी है 2 मीटर दी है। तो क्षमता पता करना हमें, क्षमता मतलब पावर, पावर कितनी होगी। दोस्तों जो लेंस की क्षमता होती है, जो लेंस की क्षमता होती है P, यह कितनी होती है, लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। ठीक है, तो 1/, यहाँ F हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा, जब अवतल लेंस की बात होती है तो जो फोकस दूरी है वह हम कैसी लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हम कैसी लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो F कितना आ गया हमारा -2 आ गया, तो यहाँ पर -2 रख दो और 1/2 कितना होता है 0.5, और ये माइनस तो यहाँ माइनस, तो ये आ गई लेंस की पावर, और लेंस की पावर की यूनिट क्या होती है डायऑप्टर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए चिन्ह मैं आपको बता दूं, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए दोस्तों जो एफ है वह हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के लिए एफ हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा यू होता है यह कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यू क्या होती है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और कॉनकेव लेंस में भी यू हमारा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। और जो भी होता है दोस्तों, जो भी होता है वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। वह किस पर डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव है मतलब जो इमेज है हमारी वह कैसी है, रियल इमेज है, और अगर नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें दोस्तों जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में दोस्तों जो इमेज है वह हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा कैसी होती है, इमेज ऑलवेज वर्चुअल, इमेज ऑलवेज वर्चुअल, मतलब जब वर्चुअल होती है इमेज तो जो भी है वह कैसा रहता है, नेगेटिव। देखिए यू क्या है आपकी, जो यू होती है वह वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी। ठीक है, और जो भी होता है यह इमेज की डिस्टेंस होती है, किसकी, इमेज की डिस्टेंस, मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये चिन्ह आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चिन्ह साइन कन्वेंशन मालूम है तो आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे लेंस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान m होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मास ऑफ अर्थ m, कैपिटल M है। ठीक है,
क्योंकि मास ऑफ अर्थ क्या होता है, कैपिटल M। इसका मान हमसे पूछा गया है। चलिए देखिए, हम जानते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो जी होता है, जी कितना होता है दोस्तों हमारा, कैपिटल जी m/r²। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एम पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस r को यहाँ ट्रांसफर कर दो और इस r को यहाँ फेंक दो और इस g को यहाँ नीचे फेंक दो, तो m बस बचेगा। r यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा g r² और नीचे आ गया g, तो यहाँ बचा m। तो ये आ गया हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर आपको एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मालूम है तो आप पृथ्वी का द्रव्यमान आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, समान धातु से बने दो तारों की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों, दो तार दिए हैं यहाँ पर हमें, ठीक है, जो कि सेम मटेरियल के बने हुए, समान धातु के बने हुए। इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी त्रिज्या r2 है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दोस्तों ये वाला, इसकी ये त्रिज्या हमें दी हुई है। ठीक है, A इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया है कितना हो जाएगा, πr²। देखिए r1 और r2 का हमें अनुपात कितना दिया है, 1:2। ठीक है, यही दिया है ना। ये त्रिज्याएं हैं, क्या है, त्रिज्याएं दोनों तारों की, तार 1 तार 2। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध है R क्या होता है, ρ×L/A, जहाँ पर इस A का मान कितना है, πr², πr²। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, प्रतिरोधों का अनुपात पूछा गया। तो यहाँ पर हम प्रतिरोध का फॉर्मूला लिख देंगे दोस्तों। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या, ρ×L/A। देखिए यहाँ B=IR का उपयोग नहीं करेंगे आप, B/I नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वोल्टेज नहीं दिया, करंट नहीं दिया, आपको त्रिज्याएं दी हैं, मतलब आपको एरिया वाला फॉर्मूला प्रतिरोध का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा ये जो R प्रतिरोध है, जो R प्रतिरोध है यह प्रोपोर्शनल है किसके, ये r² के। ये r² कहाँ है, नीचे है, तो इसको नीचे लिख दो, ऊपर 1 लिख दो। ये जो प्रतिरोध R है इस r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखिए तार 1 के लिए, 1 नंबर तार के लिए प्रतिरोध R1 हो गया। ठीक है, 1 नंबर तार के लिए प्रतिरोध R1 और 2 नंबर तार के लिए प्रतिरोध R2 हो गया। इन दोनों प्रतिरोध का अनुपात ही तो हमसे पूछा है, तो हमने लिख दिया R1/R2। देखिए ये R = कितना है, 1/r²। तो R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r1 का स्क्वायर, और R2 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r2, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दो, क्योंकि 1 के बटे में तो वैसे भी है। ठीक है, तो R1 की जगह आप इस R1 की जगह लिख दो 1/r1 का स्क्वायर, R2 की जगह 1/r2 का स्क्वायर। अब देखिए ये 1/r2 इसके डिवाइड में, इसकी डिवाइड में A है। ठीक है, जब ये 1 के नीचे क्या है, ये R2 है, जब ये संख्या इस संख्या के साथ गुणा में जाएगी तो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 1/r1² इस संख्या के साथ जब ये वाली संख्या गुणा में जाएगी तो ये पलट जाएगी, R2 ऊपर हो जाएगा और R1 नीचे हो जाएगा। तो R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम R2/R1 के टर्म में ये प्रतिरोध का अनुपात मिल गया। अब R2/R1 हमें दिया है, कितना दिया, R1/R2 1/2 है, R1/R2 कितना है, 1/2 है। तो R2/R1 कितना हो जाएगा, जब ये उलट जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, R2/R1 2/1, घात 2 है, इसकी घात 2 और इसकी घात भी 2, ठीक है। तो 2 की घात 2 मतलब 4/1, मतलब R1/R2 कितना आ गया आपका, 4/1, मतलब कि R1/R2 बराबर 4/1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक टार्च बल्ब की रेटिंग 4.5 वोल्ट है, ठीक है, 200 मिली एम्पियर हो तो उसकी शक्ति होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 टॉर्च बल्ब से संबंधित है। बल्ब का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान। शक्ति पूछी है। शक्ति क्या होती है, शक्ति पावर, जो पावर होती है वो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में क्या होती है, V इंटू आई होती है, V इंटू आई होती है। अब देखिए वोल्टेज आपको कितने दिया है, 4.5 दिया है। आई मतलब करंट, करंट कितना दिया है, 200। अब यहाँ पर देखिए ये जो करंट है आपके मिली एम्पियर में दिया है। यहाँ पर आई इक्वल टू, देखिए आई इक्वल टू वहाँ कितना लिखा है, 200 एम, यहाँ स्मॉल एम और ए। तो हमें यहाँ करंट एम्पियर में रखना है, ये भी वोल्ट में और आई एम्पियर में। तो मिली कितना हो जाएगा, मिली यहाँ हो जाएगा दोस्तों कितना आपका, 10⁻³ एम्पियर। तो 10⁻³ ठीक है, तो ये होगा 200 इंटू 10⁻³ ठीक है। और पावर किस में होती है आपकी, वॉट में, तो ये हो गया वॉट। अब 45 का इस 200 में गुणा कर दो, तो 45 दूनी 90, और यहाँ 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो लगा दो, इंटू 10⁻³ अब देखिए यहाँ पर 45 में, यहाँ पर ये दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद ये दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये आ गया 900। ये 10 की घात ऋण 3 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस 10 की घात 3 को यहाँ नीचे ले आओ, और 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1000। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 में 10 का भाग दोगे तो आ जाएगा 0.9 वॉट। ये आ गई शक्ति। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ, एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ 3 घंटे में एक परिक्रमण करता है। यदि भू स्थिर की त्रिज्या 3600 किलोमीटर है तो उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या आर होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इसमें 2 चीज दी है, एक उपग्रह दिया है, ठीक है, और एक हमारा भूस्थिर ग्रह, भूस्थिर, ठीक है, इसको भूग्रह लिख दिया मैंने। अब इस उपग्रह में यहाँ पर हमें 2 चीज दी है, एक इसकी त्रिज्या आर दी है और इसका परिक्रमण काल दिया। एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ 3 घंटे में एक परिक्रमण करता है, तो इसका टाइम कितना दिया है, 3 घंटा, ठीक है। और त्रिज्या आर है, इसकी जो परिक्रमण काल की त्रिज्या आर है यह हमको बतानी है, जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आर है यह हमको बतानी है, ठीक है। भूग्रह की अगर हम बात करें, अगर हम भूग्रह मतलब हमारी पृथ्वी की हम बात करें, तो यहाँ दिया है भू स्थिर की त्रिज्या 36,000 किलोमीटर है। मतलब देखिए इसको हम बोल देते हैं R1, इसको T1, इसको R2, ये कितना है 36,000 किलोमीटर। और जो इसका T2 है आवर्त काल कितना होता है, ये तो सब जानते हैं 24 घंटा होता है। ये प्रश्न में दिया नहीं लेकिन हमको मालूम होता है। देखिए हम जानते हैं जो परिक्रमण काल T है ये कितना होता है, 2π√GME इंटू R की पावर 3/2 ये होता है, हम जानते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमें आर दिया है, टी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, तो इसका तो कोई उपयोग नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इस टी को ले लेते हैं और इस आर को ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ये टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस आर की पावर 3/2 की। अगर आप दोनों साइड घात 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर 3/2 की जब आप घात 2 करेंगे मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस आर की घात 2 करेंगे तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा आर की पावर 3। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T1/T2 की घात, देखिए इसकी घात 2 मतलब इन दोनों की घात 2 रहेगी, बराबर R1/R2 की घात 3। घात 3 मतलब एक बार इसकी घात 3, एक बार इसकी घात 3। अब इस फॉर्मूले में हमको क्या निकालना है, ये R1 निकालना है। ये तो यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको चाहिए R1। ठीक है, हमको क्या चाहिए, R1। T1/T2 की घात 2 बराबर R1/R2 की घात 3, यही आया है ना। T1 कितना है, 3 घंटा, T2 कितना है, 24 घंटा। ठीक है, इसकी घात कितनी है, 2। R1 कितना है नहीं मालूम, R2 कितना है 36,000, इसकी घात कितनी है 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो ये आया आपका 1/8 और यहाँ घात 2 है। ठीक है, अभी घात 2 का कुछ नहीं करेंगे हम, 1/8 और एक घात 2 है। और इसकी घात क्या है, 3 है। तो दोस्तों हमको क्या निकालना है, R1 निकालना है। ठीक है, तो इस 36,000 को आप इस साइड ले आओ, 36,000 को आप इस साइड ले आओ, और यहाँ पर 8 की घात 2 बचेगा, यहाँ पर R1 की घात 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये R1 की घात 3 बराबर, यहाँ पर इस 36,000 की घात 3 है और यहाँ पर R1 की घात 3 है। अगर यहाँ पर भी नीचे भी घात 3 आ जाए तो घात 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की घात 3 लिख सकते हो, तो लिख दो। तो यहाँ पर R1 की घात 3 बराबर 36,000 की घात 3 बराबर 8 की घात, क्या 8 को क्या लिख दो, 2 की घात 3, 2 की घात 3, और यहाँ पर घात 2 है तो इसको लिख दो घात 2। अब यहाँ पर क्या करो, इस घात 3 को बाहर कर दो, घात 2 को अंदर कर दो, 36,000 की घात 3, 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 2, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस घात 2 को अंदर कर दो और इस घात 3 को बाहर कर दो, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 2 की घात 2 मतलब 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी घात 3, यहाँ भी घात 3, यहाँ भी घात 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे की घात 3, या घात 3 से घात 3 कैंसिल, तो R1 बराबर आ गया। अब यहाँ पर कितना है, अब इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो ये आ गया आपका 9,000 किलोमीटर। जो त्रिज्या है वृत्ताकार पथ की वह कितनी आ गई, 9,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, जबकि वस्तु के नेत्रों का निकट बिंदु 30 सेंटीमीटर है, तो आवश्यक लेंस की क्षमता होगी। देखिए नेत्रों का निकट बिंदु, इसका मतलब क्या होता है, नेत्रों का निकट बिंदु, इस लाइन को अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। कितना है, 30 सेंटीमीटर। जो आंखें हैं दोस्तों वह 30 सेंटीमीटर तक की इमेज को देख सकती हैं। नेत्रों का निकट बिंदु का मतलब होता है कि जो हमारी आंखें हैं 30 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख सकती हैं, 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को देख सकती हैं।
मतलब अगर कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो उसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, माना इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है, तो इसकी जो इमेज है, इसकी इमेज अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी तो हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर u हमको दिया है -20 सेंटीमीटर और v दिया है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया था, जरूरी नहीं है कि इमेज आपकी यहाँ पर बने, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, लेंस की क्षमता निकालनी। जो लेंस की क्षमता होती है ए होती है 1/f। तो यहाँ पर देखिए लेंस की पावर होती है 1/f। अगर आपको f मालूम है तो आप p निकाल लेंगे। हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका v × u / u - v, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। v कितना है आपका -30, u कितना है -20, ठीक है। u कितना है, यहाँ u है, u कितना है -20, v कितना है -30, माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। देखिए 3 ए हो गया 600, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 30 में से 20 गए 10, कैंसिल, यहाँ आ गया 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यह जो हमारा सेंटीमीटर में आया है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर, मतलब 60/100 मीटर, मतलब 0 से 0 कैंसिल, मतलब 6/10, ठीक है। तो एफ कितना आया हमारा 6/10 आया। अब यहाँ से हम पी निकाल लेंगे, एफ कितना है 6/10, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10/6। 10 में 6 का भाग दो, 6 का भाग देंगे, 6 कम 6, 4 बचा, ठीक है। यहाँ पॉइंट 40, 6 छिंग 36, ठीक है। फिर 4 बचा तो इसको आप 7 लिख दो, 1.67 डायोप्टर, ये आए आपकी पॉजिटिव। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी लेंस की क्षमता कितनी आई, 1.67 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मान वाला एक पिंड ऊर्ध्वाधर लटके स्प्रिंग के सिरे से बांधा जाता है। देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक ही हमने स्प्रिंग बना लिया, ठीक है। ये m द्रव्यमान का एक पिंड है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। ये एक स्प्रिंग से बांधा जाता है और जैसे ही हम इसको बांधते हैं और इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो देखिए जब इसको हम छोड़ेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ, इस स्प्रिंग में क्या होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। माना इसमें डिफ्लेक्शन कितना हुआ दोस्तों, x हुआ, ठीक है। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसमें डिफ्लेक्शन x हुआ दोस्तों, देखिए जब हमने मास को छोड़ा तो ये मास थोड़ा सा नीचे आ गया, स्प्रिंग खिंच गया, इसमें कितना x का डिफ्लेक्शन हुआ। अब देखिए दोस्तों जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, वह इसकी इलास्टिक एनर्जी की, इलास्टिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वह इसकी इलास्टिक एनर्जी के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिमेंट इक्वल टू इलास्टिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है दोस्तों, mgh होती है। कितनी होती है, mgh। तो mgh कितना, h हमारा डिफ्लेक्शन कितना, x, और तो इसको लिख देते हैं हम mgx। और इलास्टिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 kx², यही होती है ना। तो देखिए यहाँ पर एक x है, एक x हमारा कैंसिल, तो यहाँ एक x बचा, ठीक है। यहाँ mg, ये 2 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और एक k हमारा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर x आ गया हमारा डिफ्लेक्शन। पूछा क्या गया हमसे दोस्तों, छोड़ दिया जाता है तो स्प्रिंग का अधिकतम खिंचाव। तो स्प्रिंग का जो अधिकतम खिंचाव है, जो डिफ्लेक्शन x कितना होगा, 2mg/, एक कितना, एक k है, ठीक है, r नहीं, एक k, 2mg/k, ये हमारा स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन आ जाएगा अधिकतम।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करे जो कि पीएटी के 2021 की परीक्षा में पूछे गए थे। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अन्य सब्जेक्ट के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।